नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 4 दिनों से लगी आग लगातार बढ़ रही है। हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी राज्य में एक ऐसी आपदा आ रही है जिसने परिस्थिति काफी ज्यादा खराब कर दी है और ऐसे में परिस्थिति की तंत्र को बदलने के साथ साथ कई वनस्पतियों और जीवों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। इस साल भी गर्मी बढ़ने के साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि अब भारतीय सेना और एनडीआरएफ मिलकर जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई है। एयरफोर्स के विमान भीमताल लेक से बाम्बी बकेट में पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जंगल की आग से अब तक पहाड़ों के हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में नैनीताल इलाके में लगी जंगलों की आग हाई कोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है। मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी है, इस कारण धुआं कितना ज्यादा उठ रहा है, धधक रहा है। ऐसे में न केवल वनस्पतियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इस जंगल में रह रहे जीवों का भी बुरा हाल हो चुका है। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवा दी है और इतना ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी की मदद भी ली जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आग लगी की घटनाएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक जगह से अगर राहत मिलती है तो दूसरी जगह ठीक ऐसी ही घटना वन अग्नि की सामने आ रही है। तो देखिए, भयानक आग लगने के कारण लोगों को भी अब दिक्कत होने लगी है क्योंकि जो धुआं है वो लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिस कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जो ये आग लगी है ये बढ़ती गर्मी के कारण लग रही है। जंगलों में आग लगने का कारण सिर्फ और सिर्फ गर्मी है। गर्मी के कारण जंगल में आग लगने से न केवल वनस्पतियों का नुकसान बल्कि जंगल में रह रहे जीवों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके और वनाग्नि की घटनाओं को जल्द से जल्द कम किया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, नैनीताल के कई ऐसे जंगल, अलग अलग जगह जहां पर वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल अपडेट के साथ क्या जानकारी है? क्या कुछ राहत या अभी भी सिर्फ आफत? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड के सारे जंगल जो है वो धधक रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में अगर बात करें, नैनीताल हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, तमाम जिलों के जो जंगल है वो पूरी तरीके से धधक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं
और हाई लेवल मीटिंग जाकर के उन्होंने जितने भी अधिकारी थे फॉरेस्ट विभाग के, उनकी सारी छुट्टियां रद्द कर दी है। तो सभी जिलों के जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, डीएफओ, उनको रेड कोर्ट पे रखा गया है और अब ये चेतावनी दी गई है, जहाँ पर ये मौके पे आग लगी हुई है, आप मौके पे वहां पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें, सेना के हेलीकॉप्टर की मदद दी गई है। वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो टैनी झील से पानी निकाल करके और आग बुझाने का काम कर रहा है। वहीं अगर टीवी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, तो वो पानी निकाल करके वो वहां पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक आग लगने की घटनाएं तो अभी तक हो रही है। करीब 40 हेक्टेयर भूमि, क्या मैं बता दूं, करीब 40 हेक्टेयर भूमि अभी तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है और करीब करीब अब आग आबादी की तरफ आती है तो लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि अभी तक आग बुझाने का काम लगातार जारी है, हालांकि रात में आग बुझाने का काम है वो रात बंद कर दिया जाता है, लेकिन आग बुझाने का काम लगातार जारी है। मंत्री हो, फॉरेस्ट अधिकारी, वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और ये घटनाएं जैसे कम हो, इसको लेकर के भी विचार किया जा रहा है कि ये घटनाएं बिल्कुल अनुज, किस देखिए तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है मदद के लिए, तो क्या इसको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहां से अब तक आ पाया हो? बिल्कुल पूजा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका लगाई गई है, लेकिन अगर आप मौके पे मौजूद रहते हैं, आप फायर की चीजें देखते हैं, क्योंकि आग, जंगलों में आग लगना एक साधारण घटना नहीं है। कई साल से, चाहे 2019 की अगर बात करें, 2022 की अगर बात करें और 2024 में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है। सवाल वन विभाग के ऊपर जरूर उठता है कि वन विभाग इसका कोई ठोस समाधान तो नहीं निकाल रहा है। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ अधिकारियों से भी मिल रहा है। हालांकि एक चीज जरूर करी गई है मामलों में कि अगर जितने भी दोषियों थे उनको अलर्ट पे इसलिए रखा गया है कि जितने भी अगर कल में कोई असामाजिक तत्व या कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंकता है या गिराता है या कोई आग लगती है, तो उसके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई करी जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। कुमाऊं हल्द्वानी घटना सामने आई है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर ने उन्हें तत्काल रूप से जेल भेजा है। इसके बाद राजधानी देहरादून में आज करीब एक जगह पे भीषण आग लग गई, जिसके कारण कई क्षतिग्रस्त हुए। तो गर्मी बढ़ रही है, घटनाएं लगातार बढ़ रही है, चाहे पहाड़ और मैदान, इससे कोई अछूता नहीं रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज की बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, पूजा मैं आपको बता दूं, न्यूज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में स्थित है, वहां के विशेषज्ञों को राय ली कि आग को कैसे बुझाया, काबू नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कुछ उनके उपाय हो, बात के उपाय हो, तमाम उपाय लगातार जारी है फिलहाल। लेकिन अभी तक का अपडेट है तो ये है कि जंगलों में जो घटनाएं ज्यादा बढ़ रही थी, आगे थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिलहाल आग लगने की घटनाएं लगातार जारी है। जी पूजा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको इसी को लेकर ज्यादा जानकारी और दे देते हैं। देखिए, जंगल में धधकती आग और सुलगता पहाड़, नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग रही है। ये आग तेज गर्मी की वजह से लग रही है। आग लगने का पता चलते ही आग को बुझाने का काम भी लगातार जारी है। आग पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर लगाया गया है। साल 2019 और 2021 में भी ऐसे ही आग लगी की घटनाएं सामने आई थी, तब भी एयरफोर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया था। कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लगी है और पूरे देश, माफ कीजिएगा, पूरे प्रदेश के 31 जगहों पर आग लगने की घटना अब तक सामने आ चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा आग लगने की घटना जो है वो कुमाऊं से सामने आ रही है। कुमाऊं में 26 स्थानों पर आग लगी हुई है। गढ़वाल मंडल में 5 जगहों पर आग लगी है। नवंबर 2023 से 575 वन अग्नि की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 690 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंच चुका है। वन विभाग ने सेना से मदद मांगी है और साथ ही हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक ये आग अब पहुंचने लगी है। भीमताल से बेताल घाट के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर उत्तराखंड की कई ऐसी जंगल है जहां आग लगने के कारण पूरा जंगल धधक रहा है।
वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही श्रद्धालुओं को बुकिंग करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मई महीने की बुकिंग फुल हो गई है, जिसका हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी इसका विरोध कर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारण करने की कोई जानकारी स्टेक होल्डर और श्रद्धालुओं को नहीं दी गई है। ऐसे में दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो लोग चार धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं, वो अपनी यात्रा की प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सब ठीक ही था, लेकिन अभी कुछ दिन में देखने में आया कुछ ही समय बाद कि उसमें जो स्लॉट्स हैं यमुनोत्री के, गंगोत्री के, वो फुल होने शुरू हो गए हैं। तो ये संख्या का निर्धारण हुआ, ये किसी भी पूर्व सूचना के बिना हुआ। ना तो स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी थी, ना ही किसी मीडिया फ्रंट पे इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो स्लॉट फुल होने से जो दिक्कत ये आ रही है कि जो चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं वो चारों धाम पर जाएंगे, यमुनोत्री भी जाएंगे, गंगोत्री भी जाएंगे, केदारनाथ जी भी जाएंगे, श्री बद्रीनाथ जी भी जाएंगे। लेकिन अगर यमुनोत्री और गंगोत्री के स्लॉट ऑलरेडी फुल हैं तो आदमी अपनी चारधाम यात्रा को कैसे प्लान करेगा, कैसे अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण कर पाएगा। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार के साधु संतों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संतों ने सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा है और जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत भरा राज्य है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस पर धामी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्थाएं ज्यादा तीर्थ यात्रियों को आने पर विवश करती है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहतर संकेत बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ही लोगों का उत्साह ये बताता है कि लोग अब अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार की ओर से दी जा रही व्यवस्थाओं को भी लोग पसंद कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से आज भारतीय समुदाय में पहली पसंद है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, झरने, यहाँ की हिमालय की झीलें और देव सत्ता सदा से आकर्षित करते रही है। पर आज सरकार की व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति और एक अभूतपूर्व सुख सुविधाएं यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत सबको आकर्षित कर रही हैं। 10 मई को केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है चार धाम यात्रा के लिए। 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। जून महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि उपलब्ध कराई गई है। मई और जून महीने के हेली सेवा की बुकिंग फिलहाल फुल हो चुकी है। सितंबर महीने के लिए 85% टिकट अब बुक हो चुके हैं। अक्टूबर महीने के लिए 35% टिकट अब तक बुक किए जा चुके हैं। तो अगर आप भी चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा व्यवस्थाओं को देखकर ही आप वहां पहुंचे, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपने परिवार के साथ वहां जा रहे हैं और आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके लिए वहां पर दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 10 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और ऐसे में मई महीने के लिए यात्रा की जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जून के लिए भी बुकिंग फुल है और सितंबर अक्टूबर में अगर आप हेलीपैड सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर लोगों ने बुकिंग फुल कर दी है।
तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर हर कोई उत्साहित होता है, लेकिन जो खबर है ये लोगों को परेशान कर देने वाला है। जो बुकिंग है वो भी फुल है, रजिस्ट्रेशन लोगों ने पहले ही करवा लिया है और अब जो अपने परिवार के साथ जाना चाहता है उनके पास मौका है नहीं कि चारधाम यात्रा वो कर पाए। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है। बाबा केदारनाथ के धाम 10 मई से खुलेंगे। इसके अलावा बद्री विशाल के धाम 12 मई को खुलेंगे और इसके साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री और साथ साथ सिखों के जो तीर्थ है हेमकुंड साहिब, उनके कपाट खुल जाएंगे। वहीं अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो अभी तक की जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो करीब करीब 15 लाख 20 लाख के करीब पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ धाम आ रहे हैं। वहीं अगर अन्य लोगों की अगर बात करें, सालों की अगर बात करें, तो हाँ, उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस बार यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करें तो हेली सेवा, अभी फिलहाल 15 तक हेली सेवा की बुकिंग हो चुकी है। आईआरसीटीसी की जो साइट है उसी से आप, सरकार इस बात को बोल रही है और साथ साथ टूरिज्म सचिव भी इस बात को बोल रहे हैं कि आईआरसीटीसी की साइट से ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराएं। इसके अलावा अन्य साइटों से, क्योंकि ठगी के केस सबसे ज्यादा आते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर के, तो इस बार सरकार ने ये कदम उठाया है कि आईआरसीटीसी साइट से ही आप हेली सेवा की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि इतने ज्यादा हो गए हैं, अब सरकार थोड़ी सी रोक जरूर लगा रही है कि यात्रियों को रोका जा सके, जो कि वो ज्यादा यात्री आएंगे, जो व्यवस्था है वो फिलहाल सरकार ने इस बात को बताया कि अगर किसी को यात्रा करनी है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सरकार ने एक और हुआ रजिस्ट्रेशन के तौर पे, पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चाहते हैं, अगर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट, उस डेट के अंतर्गत आपको वहां पे दर्शन करना अनिवार्य है। ठीक है अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। देहरादून में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस बार मुठभेड़ प्रेमनगर के डूंगा में हुई। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान मुसरत उर्फ छोटा के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। वहीं फायरिंग की सूचना पर देहरादून एसएसपी और एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को 4 बदमाश डूंगा में लूट करने पहुंचे थे, जहां 26 अप्रैल को पुलिस ने उनमें से 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था और फरार आरोपी मुर्शद को आज मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। आरोपी पर पहले से 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में इन दोनों प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी गर्मी को देखकर हर कोई हैरान है। दिन निकलते ही सूरज के तेवर दिखाई देने लगते हैं और इसके चलते किसान, मजदूर, व्यापारी सहित हर किसी का काम प्रभावित हो रहा है। न्यूज इंडिया संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया और गर्मी से बेहाल लोगों से बातचीत की। जरा सुनिए। गर्मी का दौर शुरू हो गया है। किसानों को परेशानी हो रही है, कारोबारी परेशान हो रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर में, आप देख सकते हैं कितना असर दिखाई दे रहा। सवेरे होते ही सूरज अपना तेज दिखाना शुरू करता है, तो उसके साथ साथ ही जैसे दिन बढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है और इससे कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान हो रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बात भी करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपने घर से आ रहा हूँ। घर से आ रहे हैं। गर्मी चल रही है। गर्मी का इस समय इतना ज्यादा प्रचंड प्रकोप हो रहा है कि जो सीजन आना चाहिए पहले, वो पूर्ण रूप से अभी बिल्कुल बेद कितनी ज्यादा उठ रही है यानी गर्मी। कि मई और जून जैसी गर्मी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? ठंड जैसे गर्मी देहात क्षेत्र में कैसा असर है गर्मी का? गर्मी तो हल्की है जी। अच्छा, गर्मी हल्की है। तो खेतों पर किसान काम कर रहे हैं। हाँ जी। प्रचंड गर्मी का दौर शुरू नहीं हुआ अभी। जी। तो ये कह रहे हैं कि कुछ गर्मी देहात क्षेत्र में हल्की, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह का असर गर्मी का दिखाई दे रहा। ये पूरे कारोबार को देखो, बाजार में अब दोपहर है लेकिन
कम आवाजाही नजर आ रही है। इसकी वजह यही है कि जो लोग क्षेत्र में आ भी रहे हैं तो या तो वो कपड़ा बांध कर आ रहे हैं या फिर अपने ऐसे वाहन से आ रहे हैं जिससे उन्हें गर्मी ज्यादा परेशान न करे। यानी कुछ लोग ऐसी गाड़ी चल रहे हैं और जो देहात का इलाका है वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है गर्मी से, क्योंकि खेती किसान पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, बक्सर। उत्तराखंड के युवा देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरिद्वार के डीएवी स्कूल में कक्षा 6ठी में पढ़ने वाले आरव खान का नेशनल टीम के कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। आरव का सिलेक्शन दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करता है। बता दें कि आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में इंडियन कैंप को आज ज्वाइन करेगा। उत्तराखंड से पहला ऐसा मौका है जब अंडर 14 कैटेगरी में किसी खिलाड़ी ने इंडियन टीम कैंप में अपनी जगह बनाई हो। इस उपलब्धि से आरव ही नहीं बल्कि उसके कोच भी काफी उत्साहित हैं। आरव अपनी इस सफलता के लिए अपने कोच को श्रेय दे रहे हैं। कोच संजय चौहान ने बताया कि आरव चेन्नई जाएंगे और 3 दिन तक कैंप में रहेंगे। वहां से आरव का सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए होगा। वॉलीबॉल सिखाते तो मैं स्टार्टिंग मैंने वॉलीबॉल से की थी, तो मेरे साइड में वो था बास्केटबॉल कोर्ट था, तो एक सर सिखाते थे मेरे को, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आने लग गया, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया था। और अब मेरा वो बस वही कि रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, बस यही ड्रीम है मेरा। मेरे को चेन्नई में अगर मेरा ट्रायल्स में आ गया सिलेक्शन तो इंडिया के लिए मैं खेलना चाहता हूँ, बस यही ड्रीम। और सर ने सिखाया मेरे को। और इसने स्कूल के साथ साथ पूरे प्रदेश का और उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। अभी 29, 30, 1 तारीख में बच्चा का सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ है। वहीं हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने गंगा के बीच फंसे एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों का रेस्क्यू किया है। दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच बने टापू पर गए थे, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से बीच में ही फंस गए। थाना पुलिस ने जल पुलिस के सहयोग से दोनों का रेस्क्यू किया। बुजुर्गों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि एक करीब 80 साल के बुजुर्ग और लगभग 23 साल का युवक गंगा के टापू पर फंस गए हैं। उसने बताया कि ये दोनों मातृ सदन आश्रम के सामने गंगा के पास जाकर ध्यान साधना के लिए यहां पर पहुंचे थे और जल पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर दोनों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला यमुना घाटी की कार्य समिति की बैठक नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी और पुरोला व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला कार्यकारिणी में आय व्यय पर चर्चा और जिला व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण पर विचार विमर्श किया गया और इसके अलावा इकाइयों के कार्यकाल समाप्त होने पर नई कार्यकारिणी संबंधित 5 मई को तय किया गया। साथ ही जिला कार्यकारिणी ने अनुशासन समिति का भी गठन किया, जिसमें 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम रोड में प्लास्टिक रैपर और प्लास्टिक बोतल का व्यापारियों द्वारा चस्पा किए जाने वाले ज्यादा शुल्क QR कोड का विरोध भी किया गया। कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक थी और जिन नगर इकाइयों के कार्यकाल खत्म हो गए हैं, अभी बीच में आचार संहिता लगी थी, अपने 19 अप्रैल को चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश नेतृत्व के हमें निर्देश थे कि जहाँ पर भी कार्यकाल खत्म हो गए वहाँ पर आप सदस्यता अभियान और सदस्यता शुल्क संचालन समिति नियुक्त करें। वो हमने आज की है। नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रैकिंग के दौरान विकासनगर तहसील क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास 3 ड्रग तस्करों को दून पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके पास से हाई प्रोफाइल ड्रग LSD के 2058 ब्लाट्स और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी 2 करोड़ 5 लाख कीमत आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि डार्क वेब के जरिए वो ड्रग्स को मंगवाते थे और उनके द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स और प्राइवेट पार्टियों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनकी योजना नाकाम साबित हुई। अब पुलिस इनके पीछे अन्य तस्करों की तलाशी भी कर रही है।
जम्मू से सियालदह की ओर जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस लगभग 5 घंटे की देरी से दोपहर के समय लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें से एक यात्री खाने पीने का सामान लेने के लिए नीचे उतरा और उसके बाद चलती ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन बैलेंस नहीं बनने पर यात्री ट्रेन से नीचे गिर गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल उमा ने समझदारी का परिचय देते हुए यात्री को बचाया। यात्री को कोच और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।